नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास उसके हिस्से की धूप का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़। 2 बजे तक वह क्लास में उल्टा सीधा पढ़ाकर फारिग हो गई। फिर 2 घंटे लाइब्रेरी में सिर खपाती रही। अधिक नहीं तो काम चलाने लायक नोट्स भी तैयार कर लिए। 4 बजे वह बाहर निकल आई, इसलिए नहीं कि उसका काम पूरा हो गया था, बल्कि इसलिए कि और देर तक उन बोझिल ग्रंथों को पढ़ते रहना असंभव हो गया था। उसे लगा कि उसने अपने लिए एक गलत कैरियर चुन लिया है। पढ़ाती हुए बुरा नहीं है, कभी कभी तो क्लास में इतना अच्छा बोलती है कि अपना वक्तव्य सुन आप अवाक रह जाती है। पर यह तभी होता है जब वो कोई अपनी बात कह रही हो। कठिनाई यह है कि उसकी कही बात को पढ़ लिख कर लड़कियां परीक्षा में पास नहीं हो सकती। मजबूरन स्वनाम धन्य भीमकाय आलोचकों की उतनी ही भीमकाय और नीरस पोथियां बाँचना आवश्यक हो जाता है। यही उससे नहीं होता। करती है पर जबरदस्ती। लगता है अच्छी शिक्षिका बनने के गुण उसमें विद्यमान नहीं है। अपने यहाँ अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जिसके पास अपने यहाँ सोचने कहने को कुछ ना हो, जो दूसरों को पढ़कर वर्ण अक्षर सहित याद रखने में जितना माहिर हो, रटे रटाए को नोट्स की भाषा में लिखवाने में उतना ही पारंगत। आखिर वह कॉलेज पढ़ाने आती ही क्यों है? सिर्फ इसलिए कि सुपात्र के अभाव में विवाह जल्दी ना हो पाने के कारण उसने हिंदी में एमए कर डाला था, और अब सुपात्र के सानिध्य में उसके पास ढेर सारा फालतू समय बचा पड़ा रहता है। वह कहानियां भी तो लिखती है, घर पर बैठकर उन्हीं पर परिश्रम क्यों नहीं करती? बात यह है कि अपनी कहानियों से भी वह संतुष्ट नहीं है। जब भी लिखने बैठती है लगता है वह सोच सोच कर लिख रही है, प्रेरणा से बसीभूत होकर नहीं। लिखूंगी, उसने सोचा, एक दिन लिखूंगी कुछ कहानी, उपन्यास, निबंध या नाटक, कुछ ऐसा जो लिखकर मुझे आत्मतुष्टि मिले, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर यूं कुलबुलाता रहा हो कि बिना लिखे चैन ना आ रहा हो। कभी कभी वह सोचती है, चारों तरफ फैली इस सोनी बंजर ऊप से तो बेहतर है कि उसके साथ कोई भयंकर त्रासदी घट जाए, जिससे वह शब्दों में सरस आकार तो दे सके। अभी तो कुछ लिखने बैठती है तो उस पर भी उसकी नीरस निष्क्रियता का बोझ लग जाता है। 4 बजे वह कॉलेज के फाटक से बाहर निकली तो देखा मधुकर सामने खड़ा हुआ है। हेलो, उसने देखते ही बोला। हेलो, उसने जायज लेते हुए कहा, अपने स्वर से हर्ष या आश्चर्य कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। मैं इधर से जा रहा था, सोचा आपके हालचाल पूछता चलूं। तो पूछिए, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, मनीषा ने कहा, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। क्लास समाप्त? हाँ। तब घर जा रही हैं? हाँ। गाड़ी अभी शायद नहीं आई। आज गाड़ी नहीं आ रही है। देखा, मधुकर खुशी से चिल्ला उठा, मैं जान गया था कि आज आपकी गाड़ी नहीं आएगी, तभी तो मैं चला आया। आप तो कह रहे थे कि इधर से गुजर रहे थे। गुजरा तो तभी तो आया, उसने अप्रतिभ हुए बिना कहा। फिर कहाँ चलिए छोड़ाऊँ आपको। क्यों बेकार परेशान होते? मेरा घर आपके ठिकाने से बिल्कुल अलग रास्ते पर है। ठीक है, तब ऐसा करते हैं, आपको घर नहीं ले जाता। मेरे ठिकाने के पास एक बढ़िया सा कैफ़े है, वहीं बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। क्यों, घर पहुंचने की जल्दी है क्या? उसे हिचकिचाते देख उसने पूछा। नहीं तो, उसने कहा, फिर धीमे धीमे यह भी कह डाला, मेरे पति आज देर से घर लौटेंगे। तब तो ठीक ही है। हाँ, टिफ़नी के बजाय कहीं और जाना चाहें तो कहें, फौरन हुक्म की तामील होगी। हर्ष और आश्चर्य के साथ मनीषा ने देखा कि पति जैसे प्रकांड शब्द से वह तनिक भी नहीं घबराया। कहीं भी चलिए, उसने कहा, जो भी जगह यहाँ से नज़दीक हो। बेकार पेट्रोल जाया करने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मधुकर ने कहा। हम जहाँ भी हों, जो भी कर रहे हों, हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि देश में पेट्रोल की तंगी है। मनीषा हंस दी। भाषण रहने दीजिए, उसने कहा, चलिए टिफ़नी ही चलते हैं। वह स्कूटर पर बैठ गई तो उसने कहा, एक बात बताऊं? हाँ। वास्तव में यहाँ से सबसे नज़दीक कैफ़े टिफ़नी ही है। देश को छोड़िए, पेट्रोल खर्च करते समय मुझे अपनी जेब का भी ख्याल रखना पड़ता है। एक बार फिर दोनों मिलकर हंस दिए, और इस हंसी से स्कूटर पर बैठने की मनीषा की हल्की सी झिझक भी बह गई। टिफ़नी से जब वे उठे तो 7 बज रहे थे। इन 3 घंटों में उन दोनों में से कौन अधिक बोला और किसने अधिक सुना, इसका कोई ठीक रिकॉर्ड नहीं है, पर इतना कहा जाता है
कि मनीषा इस बीच समझ गई कि बोलने में मधुकर उससे आगे है, पीछे नहीं। छोटी छोटी बातें उसे वैसे ही उत्साहित कर देती हैं जैसे स्वयं उसे। टिप्पणी में बैठकर बाहर सड़क का दृश्य अच्छी तरह देखा जा सकता है। वहां पर गुलमोहर और अमलतास के फूलों से लदे फंदे पौधे देखकर वो कितना चंचल हो उठा था। लगता है, उसने कहा, मैं सही मौसम में बेंगलुरु आया हूँ। जहाँ देखो फूल ही फूल हैं। यही तो बात है बेंगलुरु के लिए, सभी मौसम सही मौसम है। पता है, यहाँ फूलों की एक प्रदर्शनी होती है 15 अगस्त को और दूसरी 26 जनवरी को। फिर कौन सा मौसम हुआ यहाँ जब फूल नहीं खिले हों? मनीषा ने उत्तेजित स्वर में कहा। कोई नहीं, मधुकर ने कहा। सचमुच 35 साल दिल्ली में रहकर मैंने बेकार बर्बाद कर डाले। रहने की जगह है तो बेंगलुरु। अब हमेशा से बेंगलुरु में रहती आई है ना? नहीं, पहले मैं मुंबई में थी। मुंबई भी रहने लायक अच्छी जगह है, उसने फौरन कहा। नहीं, बिल्कुल बेकार। फिर भी दिल्ली से तो अच्छी रहती, वहाँ रहता तो। मधुकर ने बात बीच में छोड़ दी, पर उसके चेहरे पर टिकी उसकी काली पुतलियाँ यूं आलोड़ित हो उठा जैसे बरसाती नदी में बाढ़ आ गई हो। मनीषा के लिए सहज बने रहना कठिन हो गया। फूल ही नहीं और सब कुछ भी है यहाँ, उसने बात को मोड़ते हुए कहा। मौसम, हवा, चौड़ी सड़कें, सफाई और नेक दिल। एक बात का जिम्मा लेंगी? उसने बीच में कहा। किसका? मुझे बेंगलुरु दिखाने का। मैं? वो कुछ हिचकिचाई तो मधुकर ने कहा, नहीं तो सोचिए, अगर मैंने दिल्ली जाकर कहा बेंगलुरु में देखने लायक कुछ भी नहीं है तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी, नहीं? मनीषा हंसकर रह गई। उस दिन शायद ही उन्होंने कोई काम की बात की हो। छोटी मोटी बेकार बातों में ही 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। 7 बजे मनीषा की नज़र घड़ी पर पड़ी तो वह व्यस्त हो उठी। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा। इतनी जल्दी? मधुकर चौंका। बहुत देर हो गई, मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। और पति की प्रतीक्षा कराना शास्त्रों में निषिद्ध है, मधुकर ने कहा। यह बात नहीं है, वो हल्की नाराजगी से बोली। जितेंद्र फिक्र कर रहे होंगे, रोज मैं 4 बजे घर पहुंच जाती हूँ। तब चलिए आपको छोड़ाऊँ। नहीं, आप तकलीफ ना करें, मैं स्कूटर ले लूँगी। स्कूटर पर ही ले चलूँगा? मेरा मतलब भाड़े के स्कूटर से है। भाड़ा भी दे दीजिएगा। मनीषा और नाराज ना रह सकी, चुपचाप उसके पीछे स्कूटर पर जा बैठी। संभल कर बैठिएगा, मैं स्कूटर जरा तेज चलाता हूँ। मनीषा ने उसकी कमर में बाँह डाल उसे थाम लिया। शोर करता स्कूटर द्रुत गति से चौड़ी सड़क पर दौड़ गया। संध्या की शीतल मंद पवन सहसा गतिशील हो उठी और सनसन करती उसके कानों में बजने लगी। फिर जैसे वह दोनों हवा पर सवार किसी अनुपम अनूठे गंतव्यहीन सफर पर चल पड़े। मनीषा की बाँह पर मधुकर की पीठ का हल्का स्पर्श था। बस इतना सा था दोनों का सामीप्य। वह भी वायु के वेग से इधर उधर छितराया हुआ। वह उसके प्रति सचेत तक न थी। बंधनहीन वह अकेली दौड़ी चली जा रही थी। समुद्र तट के छोरहीन फैलाव पर, हरे वन की अंतहीन सर्फीली पगडंडी पर, अकेली, क्योंकि बंधन मुक्त। वरना उसके साथ साथ एक छाया और दौड़ रही थी जो उसके एकाकीपन के एहसास को मिटा दे रही थी। वह छाया किसकी है? इस समय देखने परखने की मन स्थिति में वह नहीं थी। वह कुछ नहीं चाहती थी सिवाय इसके कि वह दौड़ती जाए, दौड़ती जाए, दौड़ती जाए, तब तक जब तक क्षितिज को भेद कर आकाश में लुप्त ना हो जाए। और तेज, उसने कहा, और तेज। उसको अपने कानों ने ही उसका कहा नहीं सुना। स्कूटर की खड़खड़ाहट और हवा की सनसनाहट उसे बीच में ही पी गई। फिर भी उसके साथी ने उसका आशय समझ लिया होगा, क्योंकि उसने पाया कि वह अब पहले से भी दूने वेग के साथ हवा का आलिंगन कर भाग रही है। बाहें फैलाकर उसने आसमान को अंक में भर लेना चाहा कि स्कूटर धक्के के साथ रुक गया। उसने पाया वहाँ न तो समुद्र तट का छोर है, न वन की बलखाती पगडंडी। वह बेंगलुरु के सर्वाधिक रेलम पेल वाले व्यस्त महात्मा गांधी मार्ग पर खड़े हैं और मधुकर उससे पूछ रहा है, ये तो बतलाइए आपका घर है कहाँ? घर? उसने गहरे आश्चर्य के साथ दोहराते हुए उसे याद आया, ओह घर। उसने दोबारा कहा और हंस पड़ी। हम आपके घर के लिए चले थे, याद है? मधुकर ने कहा। हाँ, अशोका होटल जानते हैं, उसी के बगल में है, मनीषा ने कहा। इस बार स्कूटर जरा संभाल कर दौड़ा और सीधे उसके घर के सामने जाकर रुका। लगता है आपके पति आ चुके हैं, मधुकर ने कहा। उसने देखा जितेंद्र की गाड़ी बाहर पोर्टिको में खड़ी है। ओह, सचमुच बहुत देर हो गई।
सुबह कॉलेज जाते समय जितेन से देर से लौटने के बारे में कुछ कहकर भी नहीं गई थी। वह अपने आप पर नाराज हो उठी। अच्छा मैं चलता हूँ, मधुकर कह रहा था। नहीं, अंदर आइए ना, जितेन से मिलवा दो। आज ही? और क्या, यहाँ तक आए हैं तो मिलकर जाएंगे। आप कहती हैं तो चलिए, आपको देर कराने का गुस्सा मुझ पर ही उतरे। नहीं नहीं, गुस्सा किस बात का, हाँ फिक्र अवश्य कर रहे होंगे। दोनों बैठक में पहुंच गए। साहब आ गए? मनीषा ने बसप्पा से पूछा। हाँ जी, उसने कहा। 1 घंटा हुआ। उसके स्वर का उलाहना स्पष्ट कह रहा था कि कम से कम उसे पति के लौट आने के 1 घंटे बाद लौटने का कायदा पसंद नहीं है। कहाँ है? उसने पूछा। खाकर सोया, बोला बहुत थका है। सोए हैं? अप्रतिभ वो बोली। हाँ, सुबह सुबह इतना जल्दी गया, हमको मालूम भी नहीं लगा, बसप्पा ने बुदबुदाकर कहा। फिर बोला, आपके लिए चाय लाऊं? चाय पियेंगे? उसने यांत्रिक समान मधुकर से पूछा। वह उसके पास से हटकर कमरे के दूसरे कोने में जा पहुंचा था, शायद जानबूझकर। आपका घर बहुत सुंदर है, वहीं से उसने कहा। यह सब आपने किया है? उसने कमरे में बिखरी अनेक कलाकृतियों को हाथ के इशारे से समेटते हुए कहा। नहीं, जितेन ने। कलाकार हैं आपके पति? नहीं, फैक्ट्री में मैनेजर। कमाल है। क्यों? फैक्ट्री का मैनेजर कला प्रेमी नहीं हो सकता। यह सब पसंद से खरीदी हुई वस्तुएं हैं। वाकई पारखी हैं, उसने कहा, पर अब उसकी निगाह कमरे पर न होकर मनीषा पर थी। उसने देखा और मुस्कुरा दी, पर उसका संकोच कम न हुआ। कल जितेन की फैक्ट्री में ब्रेकडाउन हो गया था, मैसूर गए हुए थे, देर से आए, इसलिए थक कर सोए हैं। मधुकर बीच में बोल पड़ा। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि मेरे आने पर सोए हुए इंसान को चिताकर जगा देना होता है। आज न सही, फिर कभी आया तो मिल लूँगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। मनीषा ने वहीं से हाथ जोड़ दिए। यही बेहतर है। दरवाजे पर पहुंचकर मधुकर सहसा मुड़ा, जैसे कोई अत्यंत आवश्यक बात याद आ गई हो। मुड़कर उसने कहा, हाँ सुनिए, आप ये पीला रंग मत पहना कीजिए, बैगनी रंग आप पर बहुत फपता है। उस दिन वो आप बहुत सुंदर लग रही थी, आप बैगनी रंग में। कहकर वह चला गया। उसे लगा इस आदमी से एक बार और मिलना निहायत जरूरी हो गया है, बैगनी रंग पहनकर, जिससे उसकी अंतिम स्मृति वह सुंदर समझकर रख सके। फिर अपने इस तर्कहीन विचार पर गुस्सा आया, जो क्षण भर में जितेन पर जा उतरा। कमाल का आदमी है, वह इतनी देर करके घर लौटी है और पति साहब है कि आराम से मीठी नींद सो है। क्या सोचा होगा मधुकर ने? यही कद्र है उसकी अपने घर में। उसका मन हुआ अभी जाकर जितेन को जगा दे और उससे पूछें क्यों उसने उसकी फिक्र नहीं की, क्यों उसने नहीं सोचा कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है। 3 घंटों में क्या नहीं हो सकता था, क्या नहीं हो गया। वह उठी और तेजी से अपने शयन कक्ष की ओर चल दी। खाना लगा दें? बीच में बसप्पा की आवाज़ आई। नहीं, उसने बिना रुके कहा और बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गई। भीतर जाकर देखा, हल्की रोशनी और साफ सुथरी ठंडक के बीच बच्चों की सी मासूमियत चेहरे पर ओढ़े चौड़े पलंग पर जितेन निश्चिंत सोया पड़ा है। उसने दरवाज़ा धड़ाक से मारकर बंद कर दिया। जितेन की निद्रा में तनिक भी व्याघात नहीं हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर ट्यूबलाइट जला दी। कमरे में अशोभनीय प्रकाश फैल गया, पर जितेन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जितेन, उसने पुकारा। जितेन। जितेन बेखबर सोता रहा। मनीषा जानती है, रोजमर्रा का साधारण शोर उसकी नींद में खलल नहीं डाल सकता। केवल एक आवाज़ है जो गहरी से गहरी नींद से चौंक कर पल भर में उसे जगा देती है, और वह है टेलीफोन की घंटी। पर टेलीफोन इस समय मौन मुनि की तरह खामोश है। हाँ, एक और तरीका है उसे जगाने का। हाथ बढ़ाकर उसकी बाँह थामना और जोर से झकझोर देना, पर इस आक्रामक स्पर्श के लिए इस समय उसके हाथों ने उठने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हार कर उसने दोनों बत्तियां बुझा दी और बिना कपड़ा बदले बिस्तर पर लेट गई। अंधकार के एकांत में उसका ध्यान जितेन से हटकर मधुकर की ओर मुड़ गया। एक बार फिर उसने अपने गालों पर ठंडी हवा के थपेड़े महसूस किए, कानों में आबाद दौड़ की सनसनाहट अनुभव की, और हथेली पर मधुकर की छाती का स्पर्श। उसके होठ आत्मीयता से मुस्कुराए, काली पुतलियां प्रशंसा से चमकी और यूं आबद्ध कर गईं कि अनायास उसने बाहें फैलाकर स्मृति में लहराती उसकी आकृति को समीप खींच लिया और अंक में भरकर सो गई। सुबह के शायद 5 बजे होंगे। बच पर किसी के हाथ का स्पर्श पा वह जाग उठी। देखा वह जितेन की बाहों में घिरी हुई है। उसे अपने पर बेहद गुस्सा आया। क्यों वह हल्की से हल्की आहट पर जाग उठती है?
वह जितेन के आलिंगन से छिटक कर अलग हो बिस्तर के अंतिम छोर पर खिसक गई। मनीषा, जितेन ने धीमे से पुकारा। वह सांस छोड़कर सो गई। मनीषा, उसने फिर पुकारा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर उसे खींचकर छाती से लगा लिया। उसने चाहा कि वह उदासीन सी पड़ी रहे और सोने का नाटक करती रहे, पर कर नहीं पाई। बोली, जग गए? हाँ, जितेन ने कहा। रात आते ही सो गया था, कितना थका था, कितनी बढ़िया नींद आई। भाग्यशाली हो, उसने कहा। जानते हो रात को मैं कब वापस आई? नहीं, मैं तुम्हारे आने से पहले ही सो गया था। देखा? उसका स्वर कटु हो आया। तुमने मुझे जगा क्यों न लिया? दुकानें बंद हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें जगाने के लिए बम खरीदने की सुविधा नहीं थी, उसने व्यंग किया। जितेन खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसमें हंसने की क्या बात है? वाह, इतनी मजेदार बात करती हो, फिर पूछती हो हंसे क्यों? अच्छा, एक बात बतलाओ, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मुझे इतनी देर क्यों हो गई? मैंने सोचा कहीं पिक्चर विक्चर चली गई होगी। तुम्हें तनी भी फिक्र नहीं हुई? आराम से सो गए? इतनी देर में कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट या कोई बुरी घटना। कुछ हो गया था क्या? जितेन उठ बैठा। नहीं। तब मेरा फिक्र ना करना अच्छा ही हुआ ना, उसने हंसकर कहा और उसके होठों को चूम लिया। मनीषा होठ पीछे रही, प्रत्युत्तर नहीं दिया। मुंह हटाकर बोली, जानना नहीं चाहते हो मैं कहाँ थी? जानना क्यों नहीं चाहता? कहाँ थी? मधुकर के साथ थी, टिफनी में कॉफी पी रही थी, मनीषा ने जैसे घोषणा की। अच्छा, जितेन ने कहा। और सुधा कैसी है? क्या मतलब? मधुकर सुधा का पति है ना? जी नहीं, सुधा कुंवारी है। सॉरी मधुकर, मुझे याद नहीं। तुम मुझसे मिले ही नहीं हो तो याद कहाँ से रहेगा? मैं भी पहली बार कॉलेज में जलसे में मिली थी, तब से तुम इतने व्यस्त हो कि बतलाने का समय भी नहीं मिला। हाँ, जितेन ने कहा। क्या करूँ, फैक्ट्री में ज़बरदस्त ब्रेकडाउन था। आज मुझे घर छोड़ने आए थे, तुमसे मिलाने अंदर बुला लिया था, पर तुम सो रहे थे। सॉरी। बहुत दिलचस्प आदमी है, मनीषा ने फिर घोषणा की। अच्छा, उसने कहा। अगली बार मिलो तो लेती आना। मुझे क्या उससे मिलने के सिवा कोई और काम नहीं है? मनीषा ने चिढ़कर कहा। जितेन ठठाकर हंस पड़ा। इसमें हंसने की क्या बात है? मनीषा और चिढ़ गई। कुछ नहीं, जितेन ने कहा। खुश हूँ इसलिए हंस दिया। मनीषा ने पूछना चाहा खुश किस बात पर हो, पर जितेन ने मौका नहीं दिया। इस बार उसके होठों पर उसके मुंह का दबाव इतना क्लिष्ट था कि वह छटपटा कर रह गई। न अपने को छुड़ा सकी और न देर तक उसकी अवहेलना कर सकी। धीरे धीरे उसके होठ जितेन के श्वास अवरोधी चुंबनों को थाम बैठे। उसकी बाहें जितेन के कठोर आलिंगन के कसाव को स्वीकार कर बैठी और फिर उसके शरीर के असंख्य रोम को उसके मन मस्तिष्क से अलग छिटक कर पुलकित सिहरन से भर उठे। जितेन क्या अपना सारा भाव संवेग इन्हीं छड़ों के लिए बनाए रखता है? न चाहते हुए भी दूसरा प्राणी आलोड़ित हुए व्यग्ना नहीं रह सकता। इन छड़ों के रहते क्या कोई कह सकता है कि जितेन को मनीषा की आवश्यकता नहीं है? पर वह जानती है। प्रथम रात्रि से लेकर अब तक उसने उसे जितेन की कभी कोशिश नहीं की। उसने उसे मांगा है और पा लिया है, बस। न कभी मीठी अतिरंजित प्रशंसा की है, न अनुराग के लिए मनुहार। प्रथम रात्रि ही क्या, विवाह से पहले भी उसे जीतने के लिए उसे क्या करना पड़ा? उनका विवाह प्रेम की परिणति नहीं था, वह था एक सुविचारित व्यवस्था का वैदिक रूप, जिसका आयोजन उन्होंने स्वयं अपने माँ बाप के साथ मिलकर किया था। तब भी जितेन ने उसे मांगा था और मांगते ही पा लिया था। आखेट नहीं किया, प्रलोभन नहीं दिया, आग्रह तक नहीं किया। उसके न मिलने की आशंका से तड़फा नहीं, मिलने की आशा से पुलकित नहीं हुआ, मिलने के लिए प्रतीक्षा तक नहीं की। सच तो यह है कि प्रतीक्षा मनीषा ने ही की थी। विवाह की बात चली तो वह मैनेजमेंट का कोई कोर्स करने अमेरिका चला गया। वहाँ से लौटा पूरे 1 साल बाद, और तब वह उसके लिए प्रतीक्षा करती रही, आनंद विहीन प्रतीक्षा। वह साहित्य की विद्यार्थी रही है। कितने आख्यानों उपन्यासों में उसने प्रेम की व्याख्या पढ़ी है। जितेन के आलिंगन से रोमांचित अपनी देह को नकार कर वह सोचती है, कैसा होता है वह प्रेम जिसमें पढ़कर मनुष्य अपने अस्तित्व को भुला बैठता है, बड़े से बड़ा आत्मत्याग करने को तत्पर हो जाता है, एक साधारण से मनुष्य को जीतने में अपनी आत्मा का उत्सर्ग कर देता है, जीतकर संपूर्ण जीवन को सार्थक अनुभव करता है। जीतना उन्मत्त जितेन का आलिंगन है। उसका आवेग उतना होता, उतना ही गहरा उसका असंतोष और उतनी ही मरुस्थली उसकी पिपासा। जितेन से इस बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा, कहती भी कैसे।
इस विवाह का उत्तरदायित्व जितना जितेन पर था उतना ही उस पर भी। उसने भी तो उसे जीतने के लिए कुछ नहीं किया था, पर वह इस जन्मजात बुलावे से छुटकारा नहीं पा सकी थी कि जीतने का काम पुरुष का है और जीते जाने का स्त्री का। जितेन को दोष भी क्या दे, बिना बतलाए हुए क्या कोई भी कैसे जान सकेगा कि आनंदा तिरेक के उस आत्मविभोर दिखने वाले क्षणों में उसकी आत्मा अनप्लावित ही रह जाती है। और आज आज जब ठीक उसी क्षण से मधुकर की भावप्रवण काली पुतलियां याद हो आई थी,